हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। सब्जेक्ट हम जो पढ़ा रहे हैं वो आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट पार्ट 8 है ये। ठीक है, 151 से 175 क्वेश्चन तक हम इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे आप लोग को पता कि यूथ टाइम्स की बुक बहुत अच्छी है हर जेई एग्ज़ाम के लिए, बट एक ही दिक्कत है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में है, तो बच्चे को समझ नहीं आता है। हिंदी जो लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं उनके तो ईजी है, बट इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। उसी का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ऐसी दिक्कत बच्चे फेस करते हैं, मुझे पता चला था, तो इसलिए मैंने ये चैनल पर यूथ की बुक के सारे पार्ट स्टार्ट किए हैं। एस्टिमेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, वो उसकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बीएमसी भी हो चुका है, आरसीसी और स्टील साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये सारी वीडियोस नेट पे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 8। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 8, क्वेश्चन 151, एसएससी जेईई मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट फॉर M150 ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर किसको बोलते हैं? मोमेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे? क्यू बी डी स्क्वायर से। तो ये जो क्यू होता है ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ठीक है, याद रखना क्यू को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होता है? क्यू होता है, निकालते हैं इसको, हाफ सी जे के। सी जो होता है हमारा सिग्मा सीबीसी होता है, जे लीवर आर्म होती है, और के कैसे निकालते हैं मैंने कुछ सिखाया था। क्या करते हैं? एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी। ठीक है, एम सी क्या होता है? 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सी, इधर 280 डिवाइड बाई 3 सी इंटू सी प्लस टी। ठीक है, याद रखना हमने माइल्ड स्टील मान लेते हैं यहाँ पे Fe250, तो उसका टी कितना होता है? 140 न्यूटन पर mm²। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, सी से सी कट हो जाएगा, ये सी से सी कट हो जाएगा। टी की वैल्यू 140 पुट करेंगे जब हम, ठीक है, तो के की वैल्यू मिलती है हमें 0.40। के की वैल्यू मिलेगी हमें 0.40। के मिल गया। अब लीवर हम कैसे निकालते हैं? जे जो है वो 1-K/3, यानी कि 1-0.4/3। जे मिल गया। अब क्यों निकाल सकते हैं इजीली? यस सर, हाफ इंटू सी। अब सी तो हमें पता नहीं क्या है। सी जो होता है वो सिग्मा सी बी सी होता है। याद रखना M150 ग्रेड के लिए जो सिग्मा सी बी सी होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। जे जो है 1-0.4/3, और के क्या है? 0.4। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, वैल्यू आपको मिलेगी 0.87। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्क करके चेंज करके। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछा था, तो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू हाफ सी जे के। सी होता है सिग्मा सी बी सी। ठीक है, हमने ग्रेड मान लिया, माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील की टी की वैल्यू होती है 140 न्यूटन पर mm²। के का फॉर्मूला होता है एम सी डिवाइड बाई टी प्लस एम सी। वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको के मिलेगा 0.40। जे होता है वो 1-K/3 होता है, तो 1-0.4/3 होगी हमारी लीवर आर्म। ठीक है सर। सी की वैल्यू जो है हमने यहाँ तो मैन कर लिया 2/3 सी इंटू सी करके, बट एक्चुअल में सी की वैल्यू जो होती है वो 5 रहती है M150 ग्रेड के लिए, जो हमने यहाँ पुट करी। यहाँ पुट करके भी हम कर सकते थे, बट मैंने इसलिए नहीं किया, मैं आपको दूसरा तरीका करके सिखाना चाहता था कि अगर वैल्यू ना गिवन हो तो आप इसको कर सकें। ठीक है, तो वैल्यू जब पुट की, इसको सॉल्व किया, तो क्यू आया हमारा 0.87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर पेपर 2012 में पूछा गया। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर इन्फोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सुरल कोलैप्स हो रहा है किसमें? ओवर इन्फोर्स्ड बीम में। ये किस वजह से हो रहा है? देखते हैं ऑप्शन। प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरी टेंशन फेलियर, या फिर बॉन्ड फेलियर। तो याद रखना ये होता है हमारा प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। क्यों? ओवर इन्फोर्स्ड है, यानी कि स्टील तो फेल नहीं हो रहा है, तो कौन फेल हो रहा है? कंक्रीट फेल होगा पहले, कंक्रीट पहले रीच करेगा। तो किस पे कंप्रेशन आ रहा है? कंक्रीट पे। तो इसे बोलते हैं हम प्राइमरी कंप्रेशन फेल, यानी कि ऑप्शन ए। ओवर एंड फोर्स, अंडर एंड फोर्स की कंडीशन सारी हमें पता है कि भाई स्टील ज़्यादा होगा तो स्टील लेट अपने उस पर स्ट्रेस पे पहुंचेगा, कंक्रीट पहले पहुंच जाएगा। और अंडर एंड फोर्स में स्टील पहले पहुंचेगा, कंक्रीट बाद में। ठीक है, अंडर एंड फोर्स में एक्स ए इज लेस देन एक्स क्रिटिकल,
एंड ओवर एनफोर्स में एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स क्रिटिकल, ठीक है, और बैलेंस में तो एक्स ए इक्वल टू एक्स क्रिटिकल होता है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 153 पूछा गया यूपीसीसीएल यूपीपीसीएल जेई 2013 एफसीआई जेई 2016 दो एग्जाम्स में पूछा गया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ऑल्टरनेट बार्स हैं, वो कर्टेल कितने डिस्टेंस पे किए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं 1/6 ऑफ स्पैन, 1/5 ऑफ स्पैन, 1/4 ऑफ स्पैन एंड 1/7 ऑफ स्पैन। तो हमको याद रखना है ये 1/7 ऑफ स्पैन पे कर्टेल किए जाते हैं ऑल्टरनेट बार्स जो होते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, ठीक है। और याद रखना स्लैब की थिकनेस हम कितनी लेके चलते हैं, ये 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में हम लेके चलते हैं। बट इन जनरल इसे हम 15 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, यानी कि 150 की थिकनेस की स्लैब होती है हमारी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इन फ्यूचर क्वेश्चन आता तो आपको ये पता होनी चाहिए कि थिकनेस ऑफ स्लैब हम कितने लेके चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 और यहाँ पे कर्टेल जो अल्टरनेट बार कर्टेल और सिंपली सपोर्टेड स्लैब में वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, 1/7 ऑफ स्पैन। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 154 उत्तराखंड ए 2016 यूकेपीएससी ए 2007 एफसीआई जे 2016। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन मार्क इट विद स्टार। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन। इक्विवेलेंट एरिया की बात करें रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन की, तो याद रखना कंक्रीट तो पहले से अवेलेबल है, हमने उसके बाद यूज़ क्या किया, स्टील यूज़ किया। तो उसको याद करने का तरीका, पहले कंक्रीट का एरिया लिख दो, बिल्कुल सर लिख देते हैं। फिर दूसरा एरिया ऐड करना किसका, स्टील का, सर कर देते हैं। अब सर जो पहले आया वो तो पहले ही रहेगा, जो दूसरा आया उसमें मॉडिफिकेशन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। स्टील में एक हम मॉडिफिकेशन लगा देते हैं, क्या, मॉड्यूलर रेशो। इक्विवेलेंट एरिया क्या बन गया हमारा, AC + MAST। जो AC चलता है तो हमारे सिविल इंजीनियर मस्त होके बैठ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक से आप याद रखते हैं, AC चलेगा तो हम मस्त होके बैठने वाले हैं। AC + MAST, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। M दो तरीके से निकालते हैं, मैंने सिखाया था आपको, ES/EC। ES आपको पता है 2.1 × 10⁵ करते थे, ठीक है। EC 5000 √FC कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और एक M का फॉर्मूला था वर्किंग स्ट्रेस में, क्या, 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है, 5 है, 7 होगी, 8.5 होगी। सिग्मा CBC डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 है, M15 है, M30 है, उस पर डिपेंड करता है। तो मॉडुलर रेशियो दोनों तरीके बता दिए हैं और इक्विवेलेंट एरिया मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, जितना भी मिला है उसको याद रखना, एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 उत्तराखंड ए 2007 में पूछा गया इफेक्टिव कवर ऑफ द एनफोर्समेंट इज। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, कंसेप्ट पता रहेगा तो बहुत इजी लगने वाला है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारी बीम है, ये रेनफोर्समेंट है हमारी, ठीक है, इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट के एक्सिस हमने बना दिए। तो ये पूरा जो होता है हमारा डेप्थ होती है स्मॉल d, फिर इन्फोर्समेंट तक जाती है, ठीक है। और ये जो नीचे बच गया, ये इसके यहाँ एक्सिस से ये डिस्टेंस जो होता है ये होता है हमारा इफेक्टिव कवर। क्या होता है, इफेक्टिव कवर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से एक्सिस जा रहा है, और ये डिस्टेंस है जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके नीचे, सेंटर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है, वो कितना है, ये होता है हमारा क्लियर कवर। क्या होता है ये हमारा क्लियर कवर, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव कवर और ये होता है क्लियर कवर। ये अब देखना कैसे, आपको समझाता हूँ। ये बार है ना जो, इसके सेंटर से जब जाता है तो इफेक्टिव कवर होता है, बट जब सेंटर के नीचे इस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं तो क्लियर कवर होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि अच्छे से आपको दिखा नहीं पाया मैं, बट यहाँ आपको समझा रहा हूँ, सेंटर से निकलता है तो इफेक्टिव कवर है और बेस को टच करता है तो क्लियर कवर है। तो यही क्वेश्चन है, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर में रिलेशन पूछ रहा है। जब आप ऑप्शन डी देखते हैं, क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ बार डायामीटर, यानी कि यहाँ तक क्लियर कवर होकर बेस तक, और इफेक्टिव कवर कहाँ तक था, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी डाया ऑफ बार। फुल क्या होता है, डाया होता है, हाफ पे लेंगे तो हाफ ऑफ डाया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्लियर कवर यहाँ तक था बेस तक, और डाया के सेंटर से निकाला तो हाफ और जुड़ गया, हाफ ऑफ बार डायामीटर। तो वैल्यू सेंटर से निकलने पे क्या होती थी, इफेक्टिव कवर होती थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, यानी कि
इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस डायमीटर डिवाइड बाय 2। यही सीखा आपने, यही मैंने आपको बताया था इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर का रिलेशन क्या होगा, ये आपको याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लियर कवर में, इफेक्टिव कवर में, नॉमिनल कवर में, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इन फ्यूचर जब क्वेश्चन आएंगे। इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर मैंने आपको बता दिया, नॉमिनल कवर भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156 यूके उत्तराखंड ए 2012 में पूछा गया। आरसीसी बीम ऑफ 200 mm विड्थ एंड 300 mm इफेक्टिव डेप्थ। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना कि इफेक्टिव डेप्थ दी है या टोटल डेप्थ दी है। It is reinforced with Fe415 grade steel. The grade of concrete is M20. The limiting moment carrying capacity of the beam. तो M limiting पूछ रहा है, जब M limiting पूछ रहा है तो एक्चुअल लिमिटिंग यूज़ करेंगे। बेसिक सा फॉर्मूला इसका याद रखना क्या होता है, M इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है हर जगह पे, क्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है Fe250 के लिए, Fe415 के लिए और Fe500 के लिए। तो याद रखना, एक होती है 0.148 FC के, देन 0.138 FC के, देन 0.134 FC के। ठीक है, 0.148 FC के, 0.138 FC के, 0.134 FC के, क्यू होता है। तो एम लिमिटिंग जब निकालते हैं तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये Fe250 का है ये वाला, ये Fe415 का और Fe500 का है। तो Fe415 पे पूछा हमसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.138 FC के कितना है 20, बी कितना है 200 है सर, डी स्क्वायर, डी कितना है 300 का स्क्वायर। मोमेंट इजिकल टू क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू जो हमारा होता है Fe415 के लिए 0.138 FC के होता है। 0.138 FC के अलग से भी निकाल सकते हो 2.76, वैसे याद रखो तो ईजी रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। 0.148 FC की वैल्यू 2.96 होती है, इसकी 2.68 हो जाती है। याद रखेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, इन फ्यूचर एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी 49.68 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। अब किलो न्यूटन मीटर में कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यूज होती हैं, तो इसको किलो न्यूटन मीटर में करना है तो 10⁻6 -6 कर दोगे ना, तो ये वैल्यू आपकी किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी। जो वैल्यू यहाँ से आएगी सॉल्व करके उसको 10⁻6 से माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आपकी किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी। क्यों कर रहे हैं, ये हर वैल्यू mm और न्यूटन में होती है, तो हमने इसको करना है किलो न्यूटन मीटर में, जो मूवमेंट का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, झारखंड SSG 2016, इंजीनियरिंग सर्विसेज 1925 एंड 2011। मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग। मिनिमम क्लियर कवर की बात कर रहा है, इफेक्टिव कवर है, नॉमिनल कवर की बात नहीं कर रहा है। जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम में पढ़ते थे वो नॉमिनल कवर था, यहाँ हमसे पूछ लिया क्लियर कवर। तो याद रखना है, तरीका याद रखना है, स्लैब बीम कॉलम फाउंडेशन SBCF 15, 25, 40 एंड 75। याद रखना, फुटिंग में जो क्लियर कवर होता है और कॉलम में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए याद रखना कि वैल्यू जो होंगी एंड में बड़ी ही होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी देखो सिमिलर लग रहा है कि 40, 75 दोनों लास्ट में वैल्यूज जो है बड़ी है, बट याद रखना बीम में जो कवर होता है 25 mm का होता है और स्लैब में 15 mm का। तो SBCF 15, 25, 40, 75, इससे याद रखना आपको ये हमारा क्लियर कवर की बात कर रहा है। किसकी, क्लियर कवर की। चारों वैल्यू मैंने आपको बता दी है, एग्जाम में आएंगी तो याद रखनी है, एग्जाम में आ चुका है, रिपीट होता है बहुत बारे क्वेश्चन, तो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 158, उत्तराखंड A 2007 में पूछा गया। इन अंडर एनफोर्स सेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XA एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC आर रिलेटेड एज। XA और XC का रिलेशन पूछ रहा है, कंडीशन अंडर एनफोर्स सेक्शन की है, यानी कि स्टील कम है और कंक्रीट ज़्यादा है। बेसिक सी चीज़ हमने समझ ली थी, ओवर एनफोर्स में कंक्रीट ज़्यादा होता है, स्टील कम होता है। ओवर एनफोर्स में स्टील ज़्यादा होता है और कंक्रीट कम होता है, और कंक्रीट में फेलियर पहले होता है एज कम्पेयर टू स्टील इन ओवर एनफोर्स सेक्शन। बट यहाँ पे पूछा गया अंडर एनफोर्स सेक्शन की बात कर रहा है, तो कंडीशन होती है XA लेस देन XC, बैलेंस की होती है XA इक्वल टू XC, और ओवर एनफोर्स की होती है XA ग्रेटर देन XC।
ऑप्शन देखिए, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी, एक्स ए ग्रेटर देन टू एक्स सी, नन ऑफ द अब सी तो गलत हो गया। अब बैलेंस का ये होता है ए इक्वल टू सी, ये भी गलत हो गया। अब एक्स से ग्रेटर देन एक्स सी और नन ऑफ द अब बचा, नन ऑफ द अब की तरफ जाता नहीं है, तो बचा तो एक्स से ग्रेटर देन एक्स सी लगा देता हूँ, बट ये तो गलत हो जाएगा ना। कंडीशन हमारी क्या है, एक्स से लेस देन एक्स सी। बच्चा सोचता है कि भाई ऑप्शंस में तो होना चाहिए ना, नन ऑफ द अबव, तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। अपने कंसेप्ट पे बिलीव करना सीखिए, आपने जो सीखा है उस पर बिलीव कीजिए, ऑप्शंस पे मत जाइए। जो आपने सीखा है उसी को मार्क कीजिए, गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। तो आंसर होता है हमारे यहाँ पे नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अपने कंसेप्ट पे ज़रूर बिलीव कीजिए एग्ज़ाम में, मैं श्योर हूँ आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं गिरेगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 पूछा गया उत्तराखंड ए 2007 में, इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी सेक्शन इज। इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहा है आरसीसी सेक्शन में, तो ऑप्शन देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ऐसा तो हमने न्यूमेरिकल किया था परसेंटेज ऑफ स्टील का, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था कि अगर स्टील बढ़ाएंगे तो एक्स कितना बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा हमने न्यूमेरिकल किया था। तो याद है बच्चों को, फॉर्मूला बहुत इजी था, बहुत अच्छे से याद कराया था, क्या 50x² डिवाइड बाई MD इंटू डी माइनस एक्स। सर बिल्कुल याद है, आपकी वीडियो को हमने बहुत अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज भी किया है, तो हमें तो ये आंसर आता था। 50x² डिवाइड MD इंटू डी माइनस एक्स, पी होता है परसेंटेज ऑफ स्टील, इकोनॉमिकल पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए होता है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं ये जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है कि स्क्वायर गिवन है नहीं गिवन है, MD के साथ 2 गिवन है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग समझना है एग्जाम में, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या, 50x² डिवाइड बाई MD इंटू डी माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 161 उत्तराखंड ए 2007, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर एनफोर्स्ड बीम सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है, अंडर एनफोर्स्ड बीम सेक्शन है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऑप्शन देखने को लग रहे हैं सारे, तो दो तरह से निकालते हैं, कंप्रेशन साइड से, टेंशन साइड से, ठीक है। कंप्रेशन साइड से कैसे निकलती है, बी एक्स ए सी ए डिवाइड बाई 2, यानी कि सिग्मा सी बी सी की बात कर रहा है, इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए डिवाइड बाई 3, ये कंप्रेशन साइड से होती है। टेंशन साइड से कैसे निकालते हैं, सर हमें आता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमको बिल्कुल टिप्स पे चीज़ें हैं। सिग्मा एस टी इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। बट सर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो दोनों ही आंसर गिवन है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो आप दोनों में से जो मार्क करेंगे वो सही होगा। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 उत्तराखंड ए 2007, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। AST मिनिमम क्यों प्रोवाइड किया जाता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, पहले देखते हैं AST मिनिमम की वैल्यू क्या होती थी, 0.85 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई BD डिवाइड बाई FY, 0.85 इंटू BD डिवाइड बाई FY, B और स्मॉल d है यहाँ पे याद रखना। और AST मैक्सिमम क्या होता था, सर हमें बिल्कुल याद है 0.04, B कैपिटल D, स्मॉल d नहीं है कैपिटल D। सर मिनिमम भी याद था, मैक्सिमम भी याद था, आप रीज़न तो बताइए सर कि मिनिमम टेंशन स्टील हम बीम में यूज़ करते क्यों हैं। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, कंट्रोल सरफेस क्रैक्स, प्रिवेंट सडन फेलियर और नन ऑफ द अबव। तो याद रखना है, ये सडन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो तो सडन फेलियर देगा ही देगा क्योंकि वो ब्रिटल है, बट जो स्टील है वही तो हमारा सडन फेलियर को प्रिवेंट करेगा, उसी के लिए हम AST मिनिमम तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। थोड़ा सा स्टील तो हमें प्रोवाइड करना ही है जो फेलियर को प्रिवेंट कर सके, उसी को हम बोलते हैं AST मिनिमम। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। वैल्यूज याद रखने वाली है AST मिनिमम और AST मैक्सिमम की, मिनिमम टेंशन स्टील का जो मेन रीज़न है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 पूछा गया SSC JEE 2014 में, इफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड्स इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सेक्शन देन द RCC बीम इज कॉल्ड। एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट है वो लेस है रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन से, तो वो क्या होगा, स्टील कम है, सीधी सी बात है, जब स्टील कम है तो वो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, पढ़ते ही समझ आ गया, स्टील जो है कंक्रीट से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, यानी कि जो एक्स है वो XC से कम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 164, एसएससी जेईई मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट इज। स्टील और कॉन्क्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंपैरिजन पूछ रहा है कि ज़्यादा किसका होता है, कम किसका होता है। तो जो कॉन्क्रीट है वो हमारा वीक है, उसी में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलना है। स्टील तो हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि हम कॉन्क्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। तो जो वीक होता है उसी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलना पड़ता है ना। जो वीक होता है उसी के ज़्यादा बॉडीगार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग के बॉडीगार्ड ज़्यादा थोड़ी होते हैं। तो याद रखना, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा कॉन्क्रीट का वो कितना होता है, 1.5 एलएसएम में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना होता है, 1.15। स्टील का कॉन्क्रीट से कम होता है। यहाँ पूछा किसके बारे में गया, स्टील के बारे में, एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट तो लोअर होता है। क्वेश्चन में पढ़ लेना, कहीं जल्दबाजी में मार्क कर दो, गलती कर दो कि कंक्रीट का कहीं कंपैरिजन स्टील से तो नहीं पूछा, बट क्वेश्चन में यहाँ स्टील का कंपैरिजन कंक्रीट से पूछा है उसने। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर कि स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कंक्रीट से कम होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165 पूछा गया एसएससी जेईई 2017 इवनिंग शिफ्ट। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला स्टेप हमने क्लियर कर दिया, हमें पता चल गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। आर कर्टेल्ड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करना तो उन्हें कर्टेल किया जाता है। ऑप्शन बी, आर बेंट अप एट सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर इन्फोर्समेंट। कुछ प्लेसेस पे उसको बेंट अप किया जाता है टू सर्व एज शियर इन्फोर्समेंट। आर बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज शियर इन्फोर्समेंट। ऑप्शन डी, आर मेंटेन्ड एट बॉटम टू प्रोवाइड एटलीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने जब ऑप्शंस पढ़े तो आपको दिखा कि ऑप्शन बी और सी सिमिलर लग रहे हैं मुझे, बेंट अप बेंट डाउन शियर एनफोर्समेंट की तरह सर्व करना है। तो मुझे लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन उसने क्रिएट किया वो बी और सी में ही किया है। तो आंसर भी हमारा बी या सी में से ही होगा। ये होगा हमारा स्मार्ट अप्रोच। जनरल अप्रोच क्या है, सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, सबके बारे में सोचा, फिर आंसर मार्क किया। तो इससे हमें नॉलेज मिली कि कर्टेल किए जाते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट होता है, ये करेक्ट बात है। और मेंटेन एट द बॉटम टू प्रोवाइड एटलीस्ट लोकल बेंड स्ट्रेस, ये भी करेक्ट बात है। अब बचा बी और सी कि बेंड अप होगा या बेंड डाउन होगा। तो याद रखना है, जब भी शियर इन्फोर्समेंट के लिए सर्व करेगा तो वो कंडीशन हमारी बेंड अप की होती है, बेंड डाउन की नहीं होती, बेंड अप की तरह होती है टू सर्व एज शियर इन्फोर्समेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर हमने, अगर हमें पता ही नहीं हो बेंड अप बेंड डाउन है तो कैसे करेंगे। एग्जाम में देखिए 4 ऑप्शन है, सबकी प्रोबेबिलिटी अपनी अपनी है, बट जैसे ही आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया वहीं आपके दोनों ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो गई। जो 25% थी वो 50% में आ गई। फिर आपको थोड़ा सा अपना बेसिक सेंस लगाना कि बेंट अप हो सकता है या बेंट डाउन हो सकता है। वहाँ आपकी स्मार्टनेस काम आएगी कि आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपका काम आसान हो सकता है। बट अगर आपको नहीं पता फिर दिक्कत होगी। बट एलिमिनेशन ने आपका काम आधा आसान कर दिया। कुछ खुद तो कुछ पढ़ना ही पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़ी एग्जाम क्रैक होते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166 पूछा गया था कि कितने एग्जाम्स में एसएससी जेईई 2017, 16, उत्तराखंड जेईई 2016, जेईई 2013, अप्रैल 2017, एचपीएसएसबी जेईई, इतने एग्जाम्स में पूछा गया। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेज द अर्लियर देन दैट इन स्टील। स्टील से पहले कॉन्क्रीट पहुंच गया। मेरा मानना ये है कि मैंने आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि नींद में भी आपसे कोई पूछेगा ना तो भी आप इसका आंसर बिल्कुल सही करने वाले हैं। तुरंत क्लिक किया, कौन पहले पहुंच गया, कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन दैट इन द स्टील। कंक्रीट से पहले पहुंचा स्टील। कंक्रीट से पहले जब भी पहुंचेगा इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन इट स्टील। जो कंक्रीट है वो स्टील से पहले पहुंच गया, यानी कि ये 1 है ये 2 है। तो कंक्रीट में पहले पहुंचा, जिस पे पहले पहुंच रहा है वो वीक होगा। बिल्कुल सर वीक होगा। और स्टील क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है, ORS। ऑप्शन बी होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, जो पहले आएगा स्ट्रेस में वो वीक होगा, जो बाद में आएगा वो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा मतलब ओवर इन्फोर्स्ड होगा, यानी कि ऑप्शन बी। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के अंडर इन्फोर्स्ड, बैलेंस्ड, ओवर इन्फोर्स्ड, इन्हीं चीज़ों में पूछता रहता है बच्चे को कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, ये क्या होते हैं। एक तरह से बैलेंस सेक्शन को ही ये सब बोलते हैं हम लोग।
बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, तीनों एक ही बात होती है। ये मैंने आपको बता दिया, इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स हाई स्ट्रेंथ, इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए ऑप्शंस पढ़ते ही हमें पता लगा कि जनरल ऑप्शंस की बात कर रहा है, तुरंत ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट फिर भी एक बार ध्यान रखना कि कुछ ऑप्शन कोई ट्रिकी तो नहीं है, कुछ इन टेक्निकल लैंग्वेज में तो नहीं बोल रहा है। बट ऑप्शन देखें यहाँ तो जनरली लग रहे हैं, सारे ही सही लग रहे हैं, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट मार्क करना। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 168 पूछा गया SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड बीम विद मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली। यानी कि सिग्मा CBC और सिग्मा ST दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि कंक्रीट में भी स्ट्रेस इक्वली आ रहा है, स्टील में भी दोनों का स्ट्रेस एक साथ आ रहा है। अगर कंक्रीट पहले पहुंचता था, स्टील बाद में पहुंचता था, तो ओवर इन्फोर्स हो जाता था। कंक्रीट बाद में पहुंच रहा है, स्टील पहले पहुंचा तो अंडर इन्फोर्स हो जाता था। अब यहाँ पे तो दोनों ही साथ पहुंच गए, तो क्या करें? फर्स्ट कौन आया ये तो हमें पता ही नहीं। जब फर्स्ट कोई नहीं आया तो टाई हो गया, जब टाई हो गया तो सेक्शन बैलेंस हो गया। बिल्कुल सर, बैलेंस हो गया। जल्दबाजी में गलती कर बैठा है बच्चा, एग्जामिनर जहाँ चाहता था उसने उसको वहीं फंसाया है, ऑप्शन ए बैलेंस सेक्शन दे दिया है। पर जो बच्चा सिविलियंस के चैनल से पढ़ रहा है उसने पढ़ते ही देखा कि इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, ये तो सुनी सुनी टर्म्स लगती हैं। अरे ये बैलेंस सेक्शन की ही बात कर रहा है। इकोनॉमिक बैलेंस और क्रिटिकल, EBC, EBC जो है एक ही बात है तीनों। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यही वो गेम प्ले कर गया एग्जामिनर। यही फ़र्क आया एक एवरेज स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में। यहीं पर आप गलती कर सकते तो उसने आपको वहीं फंसा लिया और आप फंस गए, तो आपके मार्क्स गए। जहाँ गेन होने थे वहाँ आपने मार्क्स लूज़ कर दिए, यानी कि आपको डबल लॉस हो गया, यानी कि आप माइनस में चले गए। ठीक है, जो मार्क्स मिलने थे वो मार्क्स तो गए गए और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं। याद रखना, इकोनॉमिक बैलेंस और क्रिटिकल सेक्शन एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 169 SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। यही पहले सीखने की चीज़ है। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट का 1.5 होता है और स्टील का 1.15 होता है। ये हमें पता लग गया, पहले से ही पता था, बट फिर भी सीख लिया तो क्या दिक्कत है। ऑप्शन देखते हैं। कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस वाइल स्टील इज होमोजीनियस। Control on the quality of concrete is not as good as that of steel. Concrete is weak in tension and voids in concrete are 0.5% while those in steel are 0.15%. ये दोनों स्टेटमेंट का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़ते समझ आ जाएगा। बच्चा कंफ्यूज होगा बी और सी में कि सर कंक्रीट तो वीक होता है टेंशन में। बिल्कुल सही बात है, आपने बताया था सर ये ब्रिटल होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था, इसीलिए सर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं। नहीं, हम इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा इसलिए नहीं लेके चलते। टेंशन में वीक था तो इसका सोल्यूशन तो हमने पहले ही दे दिया कि स्टील यूज़ कर लिया, है ना। इसका सोल्यूशन तो हम पहले ही दे चुके हैं कि स्टील यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। तो फिर ये रिलेशन, ये कंडीशन कैसे हो सकती है? तो ऑप्शन बी जब हमने पढ़ा कि कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील, बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट साइट पे बन रहा है, ठीक है, और डिफरेंट जो लोग हैं वो कोई लेबर बना रहा है, कहीं पे कुछ कोई और बना रहा है, तो सबको अलग अलग अपनी तरह की समझ है। कहीं पे कंडीशंस अलग है, कहीं पे ह्यूमिडिटी अलग है, कहीं पे टेम्परेचर अलग है, तो वहाँ की एनवायरनमेंट कंडीशंस भी डिफरेंट है। तो हम क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को मेंटेन नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टील। स्टील क्या है, वो फैक्ट्री में बन रहा है, कंक्रीट क्या है, एक ओपन एनवायरनमेंट में बन रहा है, तो फिर उसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन बी है करेक्ट। जिसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक कदम आगे रख दिया स्टील के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है यहाँ पे। आई होप आपको मैं सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या कोई और क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में पूछता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने की हिम्मत भी रखते हैं और सॉल्व करने की ज़रूरत भी करेंगे। जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बच्चे छोड़ देंगे, बट आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 170 छत्तीसगढ़ प्रश्न बोर्ड 2016। इन डिज़ाइन कोड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आर कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बीम की जो डिफ्लेक्शन है उसे कंट्रोल करना है, कैसे करते हैं? याद रखना, स्पैन
डिवाइड बाय डेप्थ रेशो। ये डेप्थ जो होता है स्मॉल डी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल बाय डी, स्पैन बाय डेप्थ रेशो। अब 3 कंडीशन होती हैं इसकी, वो याद रखनी है। क्या? अगर हमारी जो बीम है वो कैंटिलीवर है, अगर वो क्या है सर, कैंटिलीवर है, तो इसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो सर 20 होनी चाहिए, कंटिन्यूस है तो 26 होनी चाहिए। याद रखना हमेशा, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस। कैंटिलीवर की 7, सिंपली सपोर्टेड 20 एंड कंटिन्यूस की 26। ये लिमिटिंग वैल्यू होती है स्पैन बाय डेप्थ के रेशियो की। अब क्वेश्चन में देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को कैसे कंट्रोल करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, डेप्थ, इफेक्टिव लेंथ, स्पैन, या फिर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो ऑप्शन डी है करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का कंसेप्ट तो हमने सीख ही लिया, और आगे जो वैल्यूज थी वो भी हमने सीख ली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन 172, UPRVNL AE 2016. Enforced concrete beam sections in which the steel reaches yield strain at loads lower than the load at which the concrete reaches failure. सर बेसिक सा तरीका है 1 और 2। पहले कौन पहुंचा? स्टील पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा। फिर पहुंचा कंक्रीट पहुंचा। स्टील जब पहले पहुंचा ये वीक होगा, यानी कि सर इसकी अमाउंट तो पक्का कम होने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर कंक्रीट पहले पहुंचता तो ओवर इन्फोर्स्ड हो जाता, दोनों साथ में पहुंचते तो भाई हैं, टाई हो गया तो बैलेंस्ड हो जाता। इकोनॉमिक क्रिटिकल बैलेंस एक ही बात होती है, ये हमने सीख लिया है। तो सर पहला ही ऑप्शन है अंडर इन्फोर्स्ड कंक्रीट। मार्क्स ले लिए हमने, गेन कर लिए। कंडीशन हमने याद रखनी है, अंडर इन्फोर्स्ड की होती है एक्स ए लेस देन एक्स सी, बैलेंस की होती है एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, ओवर इन्फोर्स्ड की होती है एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी। सारी चीज़ें हमें आती हैं, टू दी पॉइंट सब कुछ हमारा क्लियर है। मार्क्स गेन करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 174, वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज पूछा गया यूपी ट्रिपल एस 2016 में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसकी बात कर रहा है? कंक्रीट की बात कर रहा है। ठीक है सर, ऑप्शन देखते हैं 2, 1.5, 3 या फिर 5। तो 5 और 2 जैसा तो कुछ हमने सुना ही नहीं है, तो 1.5 और 3 में बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना है 3 जो होता है ये WSM में होता है, और ये 1.5 होता है ये हमारा LSM में होता है। ठीक है, 3 हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता है और ये LSM में होता है। तो अब एग्जामिनर ने तो बताया नहीं है कि ये LSM है WSM है, तो हम WSM मान के चलते हैं, क्योंकि बुकलेट में WSM के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन बी भी मार्क करते तो वो भी करेक्ट होता, एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया था एग्जाम में। फॉर मीनवाइल आपको ऑप्शन सी याद रखना कि WSM में 3 होता है और LSM में 1.5 होता है। Moving to the last question of part 8, question 175, Uttarakhand AE 2013. Working stress method of a design of RC member is known as. वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है, क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, नन ऑफ द अबव। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये एक्चुअल कंडीशंस की बात करता है। ठीक है, जो एक्चुअली कंडीशन हो रही हैं उसी की बात करता है। वर्किंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसी की बात कर रहा है वर्किंग स्ट्रेस। तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ना कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखना WSM हमारी एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। यहीं पे हमारा पार्ट 8 RCC का एंड होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। सारा डाउट कन्फ्यूजन यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो सही है, एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाना है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस टाइम से प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।